नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 सोशल साइंस की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 10 ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 1 गवर्नेंस। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। इसके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको रिटर्न में यानी कि लिखित में इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, यहाँ हमारे चैप्टर के स्टार्ट में 2 कोट्स दिए हुए हैं। एक महाभारत से है और दूसरा रिगोबर्ता मेंचुतम इन्होंने बोला है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो महाभारत का कोट है इसको समझ लेते हैं कि भाई इसमें ये क्या कह रहा है। द रूलर प्रोटेक्ट्स धर्म, यानी कि जो रूलर होते हैं, जो शासक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो धर्म की रक्षा करते हैं। एंड धर्मा प्रोटेक्ट दोज हु प्रोटेक्टेड, और जो धर्म है वो उनकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करते हैं। ठीक है, ये कोट कहाँ का है, ये है महाभारत का। चलो सेकेंड वाला पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो पीस विदाउट जस्टिस। क्या है इसका मतलब कि भाई न्याय के बिना कोई शांति नहीं हो सकती। नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, समानता के बिना कोई न्याय नहीं हो सकता। नो इक्वालिटी विदाउट डेवलपमेंट, विकास के बिना कोई समानता नहीं हो सकती। नो डेमोक्रेसी विदाउट रिस्पेक्ट टू द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ कल्चर्स एंड पीपल। क्या कह रहे हैं कि भाई लोगों की और उनकी संस्कृति के सम्मान के बिना, उनके अस्तित्व के बिना कोई भी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। यानी कि जब आप लोगों की जो आइडेंटिटी है, उन लोगों की जो पहचान है, उनका जो कल्चर है, उनकी जो संस्कृति है, जब तक आप उनका सम्मान नहीं करोगे तब तक कोई भी डेमोक्रेसी यानी कि तब तक कोई भी लोकतंत्र नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारा ये दोनों कोर्स। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं द बिग क्वेश्चन। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो पहला द बिग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का क्या अर्थ होता है। दूसरा है मेरा व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है। तीसरा है मेरा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है। व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, और यह महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन 3 सवालों के जवाब पाने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी हमारी एक इमेज दी हुई है और यहाँ से है मेरा चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बींग्स हैव बीन लिविंग इन कम्युनिटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या कह रहा है कि जो मनुष्य हैं वो बहुत ही लंबे समय से कम्युनिटीज़ यानी कि समुदायों में, समूहों में रह रहे हैं। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट एंड डिसऑर्डर्स एंड रूल्स बिकम नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर एंड हार्मनी इन द सोसाइटी। क्या कह रहा है कि जब बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग साथ में रहते हैं तो उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो रूल्स होते हैं यानी कि जो नियम होते हैं वो किसी भी समाज की एकता के लिए, शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देयर आर प्रोबेबली सम सिंपल रूल्स एट होम दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो। हो सकता है आपके घर में भी कुछ नियम हो जो कि आपसे उम्मीद करी जाती हो कि भाई आप उन नियमों का पालन करोगे। द स्कूल्स वेयर यू स्टडी हैव रूल्स टू, जहाँ पे जिस विद्यालय में आप पढ़ने जाते हो उसके भी क्या होते हैं, नियम होते हैं। सम फॉर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों के लिए होते हैं। अदर फॉर टीचर्स, और जो कुछ हैं वो किन के लिए होते हैं, टीचर्स यानी कि अध्यापकों के लिए होते हैं। इन हायर क्लासेस, यानी कि जब बड़े क्लासेस की बात करें, स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्ज़ाम मस्ट फॉलो सर्टेन रूल्स, तो जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कुछ नियमों का पालन करना होता है। ड्राइवर्स ऑन द रोड आर एक्सपेक्टेड टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, जो चालक सड़क पर होते हैं उनसे उम्मीद करी जाती है कि वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे। पीपल एम्प्लॉयड इन ऑल काइंड ऑफ जॉब्स आर नीडेड टू फॉलो द रूल्स सेट बाय देयर एम्प्लॉयर्स,
जो लोग अलग अलग जगह पे कहीं पे भी जो काम करते हैं, तो जिनके लिए भी काम कर रहे हैं उनके द्वारा बनाए हुए नियमों का उनको पालन करना होता है। वाइल एम्प्लॉयर्स मस्ट ऑल्सो फॉलो रूल्स विच दे हैव कमिटेड टू देयर एम्प्लॉयज़, जबकि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको भी उन्हीं नियमों का पालन करना होता है जिन नियमों के लिए जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है। What would happen if no one follow those rules? क्या होगा अगर कोई भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा? A simple answer is that society would not able to function. एक साधारण सा इसका उत्तर ये है कि हमारा जो समाज है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, लेट्स एक्सप्लोर। Describe the two pictures given in figure 10.1 on page 151. What differences do you see between them? क्या कह रहे हैं? पेज नंबर 151 पर आपको फिगर 10.1 दिखेगा, उसमें आपको दो पिक्चर्स दिखेंगी। ठीक है, उनको देखिए और बताइए उनके बीच में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो ये है मेरी दो इमेजेस। ठीक है, ये इमेज 1 और ये इमेज 2। देखो, इमेज 1 में आप देख सकते हो कि सब लोग ये फुटपाथ पे चल रहे हैं। ठीक है, आराम से गाड़ियाँ जा रही हैं। ठीक, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी हुई है। मतलब ये है कि रूल्स का एकदम प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है और जो लोग हैं वो बड़े आराम से क्या कर पा रहे हैं, कम्यूट कर पा रहे हैं, मतलब एक जगह दूसरी जगह आ जा पा रहे हैं। जबकि फिगर 2 में देखो, लोग यहाँ सड़क पे चल रहे हैं, कोई इधर साइकिल चला रहा है कि नहीं, गाड़ियाँ इधर उधर कहीं पे भी घुस रही हैं और ये आप देख सकते हो, मतलब हर जगह इधर उधर एकदम अफरा तफरी मची पड़ी है। ठीक, कोई भी चीज़ सही से नहीं हो रही है कि नहीं है, ये आप देख सकते हो। तो सेकंड वाली इमेज में यानी इस वाली इमेज में क्या है, किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करा जा रहा है, जबकि फर्स्ट वाली में सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करे जा रहे हैं। और उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है ये इमेज कितनी क्लीन है। और यहाँ देखो कितना सब एकदम भाषण मची हुई, सब लोग एक ही में लगे पड़े हैं, है कि नहीं। चलिए, हाउ डू यू कनेक्ट दिस विथ आवर डिस्कशन ऑन रूल्स? आप इन जो आपने इमेज देखा है इसको आप जो हमने अभी रूल्स पर डिस्कशन किया है इससे कैसे कनेक्ट करोगे? तो भाई इमेज 1 में सब लोग रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है कि भाई ठीक से काम चल रहा है, सब कुछ ठीक से हो रहा है। इमेज 2 में कोई भी रूल को फॉलो नहीं हो रहा है, रिजल्ट फॉलो नहीं कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या है कि भाई आप देख सकते हो सब एकदम घचर पचर मची पड़ी है। What are some of the rules in your school? आपके विद्यालय में कुछ जो नियम हैं उनमें से कुछ नियम आपको यहाँ पे बताने होंगे। Who made them? और किसने उन नियमों को बनाया है? Who makes the rule and why? नियमों को कौन बनाता है और क्यों? How are they made? इनको बनाया कैसे जाता है? These are some of the questions we will explore in this chapter. यह कुछ सवाल हैं जिनको हम इस पार्ट के अंदर एक्सप्लोर करेंगे यानी कि खोजेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस यानी कि फैसला लेने की जो प्रक्रिया होती है, ऑर्गेनाइजिंग दी सोसाइटीज़ लाइफ विथ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स, जो हमारी सोसाइटी है यानी कि जो समाज का जीवन है उसको अलग अलग नियमों के साथ में ऑर्गेनाइज करना, एंड इंश्योरिंग दैट दे आर फॉलोड इज़ कॉल्ड गवर्नेंस। और ये चीज़ सुनिश्चित करना कि इन नियमों का पालन करा जा रहा है, इसी को हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। तो गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब है कि भाई नियमों को पहले चीज़ तो बनाना, ठीक है, फैसले लेना, ठीक, समाज के लिए, समाज के अलग अलग जीवन के लिए अलग अलग प्रकार के नियमों को बनाना और ये चीज़ सुनिश्चित करना कि इन नियमों का पालन करा जा रहा है, इसी को हम लोग गवर्नेंस कहते हैं। द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और द सिस्टम दैट मेक द रूल्स एंड इंश्योर दैट दे आर फॉलोड इज कॉल्ड गवर्नमेंट। क्या कह रहे हैं कि भाई लोगों का वह समूह, ठीक है, जो कि इस सिस्टम को बनाता है, जो कि इस रूल्स को बनाता है, जो कि चीज़ सुनिश्चित करता है कि नियमों का पालन करा जा रहा है, वही मेरा गवर्नमेंट यानी कि वही मेरा सरकार कहलाता है। तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार क्या होती है? ये उन लोगों के समूह को कहते हैं जो कि नियम बनाते हैं और ये चीज़ सुनिश्चित करते हैं कि भाई नियमों का पालन करा जा रहा है। सम ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट रूल्स आर कॉल्ड लॉस। जो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे क्या होते हैं, रूल्स यानी कि नियम होते हैं, उनको हम लोग लॉस यानी कि कानून कहते हैं, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट रूल्स एंड लॉस आर सेट वंस एंड फॉर ऑल। क्या कह रहा है? इसका मतलब ये नहीं है कि जो रूल्स और जो लॉज होती हैं वो क्या होते हैं, वो एक ही से होते हैं, ठीक है, और सभी के लिए होते हैं। जस्ट एज यू माइट डिस्कस अ पर्टिकुलर रूल एट होम विथ योर पेरेंट,
जैसा कि क्या भाई, आप कोई रूल जो आपको घर में पसंद नहीं है, जैसे आप उसको अपने माता पिता के साथ में डिस्कस कर सकते हो, और एज स्टूडेंट बॉडी माइट आस्क द स्कूल, और जैसे जो स्टूडेंट यानी छात्रों की जो समूह है वो स्कूल से सवाल कर सकता है, या फिर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से सवाल कर सकता है उस नियम को बदलने के लिए। सिटीजन्स ऑल्सो हैव अ से इन लॉज एंड रूल्स गवर्निंग द सोसाइटी। जो नागरिक होते हैं उनके पास में भी अधिकार होता है कि वो जो नियम समाज को चला रहे हैं, जो भी नियम कानून समाज को चला रहे हैं, उस पर सवाल उठा सकते हैं। वी विल सी हाउ दिस टेक प्लेस। हम ये देखेंगे कि ये होता कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें यही कह रहे हैं कि भाई जो रूल्स जो लॉज होते हैं वो ऐसे नहीं कि एक बार बना दिए हमेशा चलते रहेंगे। ठीक, अगर कोई रूल्स या लॉज आपको पसंद नहीं है तो आप उस पर सवाल भी उठा सकते हो। अब यहाँ पे आप कुछ इमेजेस देख रहे होगे, ठीक है दोस्तों, ये वाली। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग आते हैं इस पे लेट्स एक्सप्लोर पर। ठीक, क्योंकि इन जो हमने पीछे इमेजेस देखी हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसी में दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्विस और अदर एक्टिविटी दैट आर प्रेजेंटेड इन द 10 पिक्चर्स इन फिगर 10.2 ऑन पेज 152। पेज नंबर 152 पर जो फिगर दिया हुआ 10.2 में, उसमें जो पब्लिक सर्विसेज हैं अलग अलग, क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो चलो भाई बिल्कुल पहचान लेते हैं। तो सबसे पहले सर्विस क्या है, यह है इंफ्रास्ट्रक्चर की। ठीक है, यह इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इसको आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक दोस्तों, तो यह है इसका नाम, जिसमें सड़कें इमारतें ये सब बनवाई जाती हैं। नेक्स्ट है मेरी ट्रेन सर्विस, जिसके द्वारा हम लोग ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरी सिक्योरिटी, यानी कि हमारी सुरक्षा। फिर है ये मेरा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का मतलब क्या होता है, भाई बीमार हो, आपका इलाज हो रहा है, ये सब हेल्थ केयर के अंदर आता है। यह है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब कहीं पे भी अगर कोई आपदा आती है तो उससे लोगों को कैसे बचाया जाता है वो इसमें आता है। यह है नेक्स्ट ट्रैफिक कंट्रोल, यानी कि सड़क पे जो ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना। फिर है जुडिशियल, यानी कि ये कोर्ट है, इसमें आपको फैसले सुनाए जाते हैं। यह है एजुकेशन, जहाँ पे आपको शिक्षा मिलती है। यह है पोस्टल सर्विस, जिससे आपको जो खत हैं वो घर पे आते हैं। और लास्ट है ये बैंकिंग सर्विस, जहाँ पे आप अपना पैसा जमा करते हो, निकालते हो, लोन लेते हो, वो चीज़। ठीक है दोस्तों, What roles do you think the government play in each of these activities? इन एक्टिविटीज़ में सरकार क्या किरदार निभाती है? तो देखो दोस्तों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं इनमें सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है। वह किरदार क्या होता है? वह किरदार यानी वह रोल ये होता है कि सरकार जो है वो ये चीज़ सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों को ये जो रूल्स हैं, सॉरी ये जो सर्विसेज हैं, ये क्या है, मिल रही हैं प्रॉपरली। ठीक है, ये बिना रोक टोक के, बिना किसी रुकावट के चलती रहें, ये सुनिश्चित करना, और सभी को ये मिले, ये सुनिश्चित करना किसका काम है? सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट का ही काम है। तो ये है दोस्तों इसका आंसर। गवर्नमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अबव पिक्चर सिनेरियोज। इट इंश्योर्स दैट दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू ऑल पीपल विद मिनिमम हिंड्रेंस ऑन एंड ऑन टाइम। क्या कह रहा है, जो सरकार है वो ऊपर के जो सिनेरियोज़ हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। वो चीज़ सुनिश्चित करती है कि ये जो सुविधाएं हैं ये सभी को मिल सकें और कम से कम रुकावट के साथ समय पर मिल सकें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एस्पेक्ट ऑफ योर डेली लाइफ वेयर द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल? क्या आप अपने रोज़मर्रा के जीवन के किसी दूसरे पहलू के बारे में सोच सकते हो जिसमें जो सरकार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाती है? तो दोस्तों, अब ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आपको क्या करना है, आपको सरकार द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही डेली लाइफ में जो आपको प्रोवाइड कराई जो सर्विस है उसके बारे में आपको क्या करना है, सोचना होगा। ऐसी बहुत सी सर्विसेज हो सकती हैं। आपके घर में पानी आता है, सरकार की मदद से आ रहा है। ठीक है, कचरा साफ़ हो रहा है, सरकार की मदद से। बिजली आ रही है, ये भी गवर्नमेंट की तरफ से। आप कोई भी इनमें से टॉपिक उठा सकते हो और उसके ऊपर चाहो तो आप छोटा सा पैराग्राफ लिख भी सकते हो, या फिर अपने दोस्तों के साथ में इस पर आप डिस्कशन भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, अब हम लोग हमारी सरकार के 3 अंगों के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव बीन ट्रांसफॉर्मिंग द वे ऑफ सोसाइटीज़ फंक्शन। क्या कह रहा है, दुनिया भर में जो ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं ये किस प्रकार से जो समाज है वो फंक्शन करता है उसको चेंज कर रहा है। मतलब जो टेक्नोलॉजी है इसने काफ़ी हद तक हमारे समाज पे असर डाला है और इसकी वजह से हमारा जो समाज है अब वो बदलने लग गया है।
इन इंडिया, भारत में, टिल अबाउट 30 years ago, people who wanted to transfer money to a distant relative would have to queue up at the post office to send a money order after filling up a form, or if they had to send a payment to some businesses, they would queue up at their bank to obtain a demand draft, which would then have to be sent by post. क्या कह रहा है? अभी भारत में 30 वर्ष पहले ही अगर किसी को अपने दूर के रिश्तेदार को कोई पैसे भेजने होते थे तो उसको भाई घंटों पोस्ट ऑफिस में लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बहुत ही लंबे टाइम तक खड़ा रहना पड़ता था, और तब जाके कहीं वो अपने दूर का जो भी रिश्तेदार है उसको मनी ऑर्डर भेज पाता था। पहले फॉर्म भरो फिर भाई मनी ऑर्डर भेजो, ऐसे होता था। या फिर किसी को अगर कोई बिज़नेस को पेमेंट करनी है तो उसके लिए पहले उसे जाना पड़ता था अपनी बैंक, वहाँ पे भी लाइन में बहुत देर तक खड़े रहो, फिर डीडी यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाओ और उस डिमांड ड्राफ्ट को पोस्ट के थ्रू भेजो। लेकिन अब क्या ऐसा है? अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू हैव प्रोबेबली नेवर हर्ड दीज टर्म्स मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। क्या कह रहा है? शायद आपने इन टर्म्स को यानी कि मनी ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट, जिसको शॉर्ट में हम लोग डीडी भी कहते हैं, इनको आपने शायद ना सुना हो। बिकॉज टुडे वी हैव डिजिटल मीन्स ऑफ सेंडिंग अक्रॉस मनी इंस्टेंटली। क्योंकि आज हमारे पास डिजिटल तरीके हैं जिसके द्वारा हम मनी को झट से कहीं पे भी भेज सकते हैं। However, this has also created a new class of criminals who, without even leaving their desk, find digital ways of stealing people's money. लेकिन इसने एक नए कह सकते हो अपराधियों की श्रेणी को जन्म दिया है। मतलब इससे एक नई श्रेणी अपराधियों की क्या हो गई है? बन गई है, जो कि बिना अपनी टेबल को छोड़े, मतलब जहां वो बैठते हैं, बिना अपनी कुर्सी को छोड़े डिजिटली आपके पैसे को क्या कर सकते हैं? चुरा सकते हैं। This has led many government to pass new laws in order to fight such criminal activity. इससे क्या हुआ भाई? इससे जो सरकारें हैं उन्होंने कई सारे नियम निकाले ताकि वो ऐसे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं इनसे लड़ सकें। कॉल्ड साइबर क्राइम, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ऐसा कोई भी क्राइम यानी ऐसा कोई भी गुनाह जो कि डिजिटली किया जाता हो, इसमें कुछ भी हो सकता है। आपका पैसा चुराना, आपकी आइडेंटिटी यानी कि पहचान चुराना, आपके जो फोटोज़ या फिर आपकी जो भी प्राइवेट डिटेल है उसको चुराना, ये सभी किसके अंदर? साइबर क्राइम के ही अंदर आता है। ठीक है दोस्तों। सम ऑफ दोज क्रिमिनल्स हु बिलीव इन रॉबिंग इनोसेंट पीपल ऑफ देयर हार्ड अर्न मनी इंस्टेड ऑफ यूजिंग देयर स्किल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस सोसाइटी हैव बीन अरेस्टेड एंड कन्विक्टेड इन कोर्ट्स। क्या कह रहा है कि भाई ऐसे जो गुनहगार हैं जो कि इनोसेंट पीपल यानी कि जो कि जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो निर्दोष लोग हैं, उनको लूटने में यकीन रखते हैं, अपने स्किल्स का यूज़ करके समाज में कंट्रीब्यूट करने की बजाय वो लोग ऐसे गलत काम करते हैं, उनको अरेस्ट किया, उनमें से कई लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और उनको कोर्ट के अंदर सज़ा भी सुनाई जा चुकी है। दे आर यूजुअली फाइंड एज वेल एज जेल्ड फॉर सम टाइम। उनको फ़ाइन यानी कि उनके ऊपर फ़ाइन लगाया जाता है, जुर्माना लगाया जाता है और जेल भेजा जाता है कुछ समय के लिए। थ्रू दिस एग्जाम्पल वी कैन सी हाउ 3 ब्रांचेस और ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टुगेदर। इस उदाहरण की सहायता से हम ये देख सकते हैं कि जो सरकार की ये 3 शाखाएं हैं, ये 3 अंग हैं, ये किस प्रकार से काम करते हैं साथ में। द लेजिस्लेचर इज़ द ऑर्गन दैट मेक न्यू लॉज और legislates. Sometimes it also updates or remove existing law. This is done by an assembly of representatives of people who we will soon see how the Indian system work. ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें है लेजिस्लेचर। चलो मैं तीनों को ना साथ ही में समझा देता हूँ, अलग अलग ऐसे रीड करके समझाऊंगा, शायद आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ। देखो हमारी जो सरकार है उसके 3 अंग हैं। ठीक, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। क्या है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर। ठीक है, जुडिशरी न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। अब आपको नाम से थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, न्यायपालिका जुडिशरी, तो जुडिशरी क्या होती है भाई? कोर्ट, जो कि क्या करती है? फैसला सुनाती है। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका जो कि काम करती है, और मेरी क्या होती है? विधायिका जो कि नियम बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का क्या काम होता है? नए नियमों को बनाना, पुराने नियमों में कोई गड़बड़ है तो उनको बदलना,
या फिर उनको पूरी तरीके से हटा के नए नियम लगाना, ये काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। अच्छा, लेजिस्लेचर ने नियम बना दिए, अब नियम को लागू कौन कराएगा? नियम को लागू कराएगा एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। कार्यपालिका का ये काम होता है कि जो नए नियम आए हैं उनको लागू कराया जाए, ये चीज़ सुनिश्चित करी जाए कि सभी लोग उन नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको पकड़ा जाए। अच्छा, अब आपने गलत काम करने वाले लोगों को पकड़ तो लिया, लेकिन अब क्या करोगे? अब आप उनको भेजोगे जुडिशरी के पास में, और जुडिशरी क्या करता है, यानी कि न्यायपालिका क्या करता है? वो उनको न्याय देता है, मतलब कि वो फैसला सुनाएगा कि भाई तुम इनोसेंट हो, यानी कि तुम निर्दोष हो, या तुमने गुनाह किया है, और उस हिसाब से उसको जो सज़ा है वो दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स या फिर 3 ब्रांचेस। चलो इस चीज़ को हम लोग पढ़ भी लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव, तो हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने ऊपर लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ा था कि भाई लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर वो है, क्या बोलते हैं, विधायिका है, जो कि नए नियमों को क्या करती है? बनाती है, पुरानों को हटाती है, कोई नियम गड़बड़ होता है तो उसको सही करती है। नेक्स्ट है मेरा एग्जीक्यूटिव, ये वह अंग है जो कि नियम जो बनाए गए हैं उनको क्या करता है? उनको एग्जीक्यूट करता है, जो लॉज बनाए गए हैं उनको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द हेड ऑफ स्टेट्स हु मे बी प्रेसिडेंट। इसमें मतलब कि एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? हेड ऑफ स्टेट भी आते हैं, जो कि आपके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक, द मिनिस्टर्स एंड एनी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉ एंड ऑर्डर। मंत्री और कोई भी एजेंसी जिसका काम है नियम कानून को लागू कराना, वो भी इसी में आएगी। इन आर एग्जाम्पल अबव दैट एजेंसी इज साइबर पुलिस। हमारे ऊपर के उदाहरण में जो ये एजेंसी है वो है साइबर पुलिस। साइबर पुलिस कौन है भाई? साइबर पुलिस ये पुलिस की कह सकते हो एक ब्रांच है, जिनका काम क्या होता है? जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, जो कि गलत काम कर रहे हैं ऑनलाइन, उनको पकड़ना। ठीक है, ये इनका काम होता है। द जुडिशरी, अब हम लोग न्यायपालिका के बारे में इसमें देख रहे हैं। इज अ सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ये क्या होता है? ये कोर्ट्स यानी कि अदालतों का सिस्टम है, विच डिसाइडेड वेदर समवन हैज़ ब्रोकन द लॉ एंड, जो कि ये चीज़ मतलब ये चीज़ डिसाइड करता है कि किसी ने नियम तोड़ा है या फिर नहीं, और अगर तोड़ा है व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी टेकन, अगर तोड़ा है तो क्या किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग पनिशमेंट इफ नेसेसरी, सजा देनी जरूरी है या नहीं है। समटाइम इट ऑल्सो एग्जामिन्स वेदर अ डिसीजन टेकन बाय द एग्जीक्यूटिव इज राइट। कई बार ये चीज़ मतलब जो हमारी जुडिशरी है वो ये भी एग्जामिन करती है कि जो कार्यपालिका द्वारा लिया हुआ फैसला है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव द्वारा लिया हुआ जो फैसला है, क्या वो सही है या नहीं, और वेदर अ लॉ पास बाय लेजिस्लेचर इज़ वेल कंसीव्ड एंड फेयर टू ऑल। और विधायिका ने जो फैसला सुनाया है या फिर जो नियम दिया है, क्या वो सभी के लिए सही है या नहीं। ये भी काम किसका है? ये भी काम जुडिशरी का ही है। ठीक है दोस्तों, चलो लेट्स explain how the 3 government organ are at work in the case of cyber criminal described above। ऊपर जो साइबर क्रिमिनल्स हैं हमारे, ठीक है, उनके केस में जो ये 3 ऑर्गन्स हैं, इन्होंने कैसे काम करा है। हाउ डू दे इंटरवीन, उन्होंने कैसे इसका मतलब इस साइबर क्राइम में हस्तक्षेप किया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, और ये मैंने रिटर्न में आपको आंसर दिया है, ये आपका आंसर होगा, एक सेकेंड, ये आखिरी में होगा, हाँ ये है। ठीक है, इन द केस ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, यानी कि साइबर क्रिमिनल्स के केस में द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्ले डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड रोल। जो तीनों अंग हैं हमारे गवर्नमेंट के, इन्होंने बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही अलग, लेकिन आपस में जुड़ा हुआ किरदार निभाया है। जैसे कि पहले लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका ने क्या करा, दिस ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग लॉस दैट एड्रेसेस साइबर क्राइम्स। ये वह शाखा है जो कि इसके लिए जिम्मेदार है कि वो जो ये साइबर क्राइम्स हो रहे हैं इनके लिए नियम बनाए। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इम्प्लीमेंट्स एंड इन्फोर्सेस दी साइबर लॉज। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उन्होंने इन लॉज को क्या करा, इन लॉज को इन्फोर्स करा कि इन लॉज का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। द एग्जीक्यूटिव इंश्योर्स दैट साइबर क्रिमिनल्स आर आइडेंटिफाई एंड बॉट इनटू द जुडिशियल प्रोसेस टू फेस चार्जेस। एग्जीक्यूटिव का ये भी काम है कि वो जो ये साइबर क्रिमिनल्स हैं इनको पकड़े और इनको जुडिशियल के सामने यानी कि कोर्ट के सामने लेके आए, ताकि वो अपने उन्होंने जो भी गुनाह किया है उनको सज़ा मिले। और लास्ट कौन है हमारा, जुडिशियल यानी कि हमारी न्यायपालिका। द जुडिशरी इंटरप्रेट्स द लॉ ऑन दिस साइबर क्राइम।
जो ये जुडिशरी है यानी कि जो न्यायपालिका है, विधायिका ने जो नियम बनाया है यानी कि जो लेजिस्लेचर ने नियम बनाया है उसको क्या करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है। व्हेन अ साइबर क्रिमिनल इज ब्रॉट टू कोर्ट, जज इवैल्यूएट द एविडेंस, इंश्योर दैट द प्रोसीजर अलाइंड with legal standard and determined appropriate punishment or corrective action if the individual is found guilty। क्या कह रहा है कि भाई जज का काम क्या होता है, जज जो है वो जितने भी उसको सबूत दिए गए हैं उनकी जांच करता है। ठीक है, ये चीज़ चेक करता है कि जो भी प्रोसीजर हुआ है क्या वो सही से फॉलो करा गया कि नहीं करा गया। ठीक, जो सही सज़ा है उसको वो डिसाइड करता है, और अगर कोई काम गलत तरीके से हुआ है तो उसको सही भी करता है, और साथ ही में अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम करा है तो उसको वो सही जो है उस पर एक्शन भी लेता है। ठीक है दोस्तों, टुगेदर these three organs, legislature, executive and judiciary, work to ensure that cyber crimes are effectively addressed and justice is served, maintaining law and order in society। ये जो तीनों अंग है साथ में, जो कि हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी कि जो हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों साथ में काम करते हैं इसलिए ताकि जो ये साइबर क्राइम है इसको सही से एड्रेस किया जा सके। ठीक है, और जो न्याय है यानी कि जो जस्टिस है उसका पालन हो और समाज के अंदर नियम कानून बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो यह इस वाले का आंसर थोड़ा बड़ा है, आप लोग चाहे तो कॉपी में ना लिखो तो भी सही है, क्योंकि ये हमारे इसके लेट्स एक्सप्लोर वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ तक हमारा हो गया है, अब इसके आगे पढ़ेंगे। इन एनी गुड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस दीज थ्री ऑर्गन मस्ट हैव केप्ट सेपरेट। एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी भी गवर्नेंस के अच्छे सिस्टम में जो तीनों अंग होते हैं ये अलग अलग होने चाहिए, ऑल्दो दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। वैसे तो ये एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और साथ में काम भी करते हैं। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो सेपरेशन है इसको हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। देखो, अगर कहीं पे भी अच्छी सरकार चलानी है तो इसके लिए जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं हमारे, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये तीनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब इनका काम क्या होना चाहिए, तीनों से अलग अलग होना चाहिए, आपस में तीनों एक तरीके से जुड़े ना हो। जुड़े से मेरा मतलब ये है कि भाई ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति नियम बना रहा है, वही व्यक्ति उस नियमों को चलवा भी रहा है और वही व्यक्ति उस नियमों को क्या कर रहा है, उस नियमों के हिसाब से फैसले भी सुना रहा है। ठीक, तो फिर तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुई, फिर ये क्या हो गई, डिक्टेटरशिप हो गई। ठीक है दोस्तों, तो अगर किसी भी सरकार को सही से काम करना है तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं ये एक दूसरे से अलग होने चाहिए। हाँ, ये साथ में काम ज़रूर करेंगे लेकिन इनकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से अलग अलग होनी चाहिए, ताकि किसी एक के पास में ज़्यादा शक्ति ना आ जाए। ठीक है, इट इज़ इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ऐसा किस लिए किया जाता है, ताकि चेक और बैलेंस का एक सिस्टम बनाया जा सके। अब चेक एंड बैलेंस से क्या मतलब है, देखो चेक एंड बैलेंस से यहाँ पे क्या मतलब है, मान लो लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया जो कि गलत है। ठीक, अब अगर सारी पावर लेजिस्लेचर के पास में होती, यानी कि एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, सारी पावर्स अगर विधायिका के पास में होती तो अपने मन से कोई भी उल्टा सीधा नियम निकालते, उसको ज़बरदस्ती लगवाते और जो उन नियमों का पालन नहीं करता उनको सज़ा सुना देते। लेकिन अब क्योंकि ये तीनों पावर क्या हैं, अलग अलग हैं, तो क्या होता है, विधायिका जो कानून बनाती है, ठीक है, उसको इन्फोर्स कराएगा कौन, एग्जीक्यूटिव, अपने हिसाब से जो उसको लगेगा सही। ठीक है, और फिर जुडिशरी अगर कुछ गड़बड़ होती है ना तो इस पर जुडिशरी जो है वो सवाल उठा सकती है कि भाई तुमने ये जो कानून बनाया है ये तो गलत है, इसको सही करो। ठीक है, तो ऐसे वो विधायिका पे सवाल उठा सकती है। क्यों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, है कि नहीं। अगर तीनों एक ही होते तो फिर तो भाई विधायिका कोई भी कानून बनाता, अंधा कानून बनाता और अपने हिसाब से चलाता। लेकिन क्योंकि तीनों अलग अलग हैं इसलिए किसी भी कानून की बड़ी आसानी से जांच पड़ताल की जा सकती है, सही से काम हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी भी जांच पड़ताल की जा सकती है, और हमारा जो समाज है वो सही से फंक्शन कर सकता है। दिस मीन्स दैट ईच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट कैन चेक व्हाट द अदर इज डूइंग एंड रिस्टोर बैलेंस इफ वन ऑर्गन एक्ट बियॉन्ड इट्स एक्सपेक्टेड रूल्स। इसका यह मतलब होता है कि सरकार का हर अंग दूसरे अंगों को वो क्या कर रहे हैं इसकी जांच कर सकते हैं, और अगर उनको लगता है कि जो दूसरे अंग हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो वो उनको काबू में ला सकते हैं, यानी कि वो उनको संतुलन में
ला सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर एज अ क्लास एक्टिविटी, कैन यू इमेजिन द सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर we might witness if all three organs were under the control of the same group of peoples. Can you describe any such real life situation you may have heard of? क्या कह रहा है, क्लास में एज एन एक्टिविटी कल्पना करो कि क्या हाल होगा अगर जो तीनों ऑर्गन्स हैं हमारे, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी है, वो एक ही ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंडर हो, मतलब एक ही लोग में ये तीनों चीज़ हो। तो इसका एग्जाम्पल अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा दिया है कि नहीं दोस्तों। चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार होती है उसकी क्या होते हैं, 3 स्तर होते हैं। एनी गवर्नमेंट ऑपरेट एट 2 लेवल्स एट लीस्ट, कोई भी सरकार कम से कम 2 लेवल पर तो काम करती ही करती है, ठीक है। वो लेवल क्या होती है, लोकल और नेशनल, यानी स्थानीय और राष्ट्रीय, ठीक। इन मैनी कंट्रीज, यानी कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया, इट्स फंक्शन एट 3 लेवल और टीयर। जो सरकार है वो 3 स्तरों पर या फिर 3 टीयर्स पर काम करती है। कौन कौन से, लोकल, स्टेट, रीजनल एंड नेशनल, ठीक है। एक होता है लोकल, दूसरा होता है स्टेट या फिर जिसको आप रीजनल भी कह सकते हो, और लास्ट होता है नेशनल, स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय। ईच लेवल डील्स विद डिफरेंट मैटर, हर लेवल जो है वो अलग अलग मैटर के साथ में, मतलब अलग अलग काम के साथ में डील करती है। टू यूज एज कंपैरिजन, if a bulb in your home is not lighting up, you will first check the bulb, switch, fuse, etc. क्या कह रहा है, तुलना के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लो आपके घर में कोई बल्ब है जो कि जल नहीं रहा है, तो पहले तो आप क्या बल्ब चेक करोगे, स्विच चेक करोगे, फ्यूज चेक करोगे। इफ़ दैट डज नॉट वर्क, अगर ये काम नहीं करता, यू मे कॉल एन इलेक्ट्रीशियन, तो आप किसको बुलाओगे, बिजली वाले को बुलाओगे। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द प्रॉब्लम इज़ नॉट विद इन योर होम, अगर ये पाते हैं कि भाई जो परेशानी है वो आपके घर में नहीं है, यू मे नीड टू गो टू द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड फाइल अ कंप्लेंट। हो सकता है आपको इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ से आपके यहाँ पे बिजली आती है, उनके पास जाना हो और उनके पास जाके कंप्लेन करनी हो। दीज आर ऑल्सो 3 लेवल्स ऑफ डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, ये भी क्या हुई, प्रॉब्लम से डील करने की 3 लेवल होगी। पहली लेवल क्या थी, जब आपने खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं हुई, इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, नहीं हुई, फिर आखिर में आप कहाँ किसके पास गए, आप बिजली विभाग के पास में गए, ठीक है। तो ये भी 3 लेवल्स हुई कि नहीं हुई इस प्रॉब्लम की। यहाँ पे दिया भी हुआ है हमारी कौन कौन सी गवर्नमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो हमारे किस पे काम करती है, वो हमारे शहर या गांव के स्तर पे काम करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमारे राज्य के स्तर पे काम करती है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो हमारे नेशनल लेवल पे यानी कि राष्ट्रीय लेवल पे काम होती है, ठीक। इन इंडिया, यानी कि भारत में, वी हैव लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि भारत के अंदर हमारी क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट होती है, और सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट यानी कि इसको हम लोग केंद्र सरकार भी कहते हैं, ये होती है, ठीक है। ये आप फिगर 10.4 पेज 155 यानी कि इस वाली इमेज की बात कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हो। इमेजिन दैट फॉलोइंग हैवी रेन फॉर अ फ्यू डेज देयर इज अ फ्लड इन अ पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। क्या कह रहा है, कल्पना करो कुछ दिन तक भारी बारिश हुई और उसके बाद में आपका जो जिला है कोई भी, उसके कुछ एरियाज में क्या हो गया, बाढ़ आ गई है, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट टू सीवियर, अगर बाढ़ ज़्यादा विषम नहीं है, द लोकल अथॉरिटीज़ में बी एबल टू डील विद इट, तो जो लोकल अथॉरिटीज़ यानी आपकी जो लोकल वहाँ पे जो भी बॉडी है या जो भी गवर्नमेंट है, वो हो सकता है उससे डील कर सके, ठीक। इफ़ इट इन्वॉल्व सेवरल टाउन्स एंड मैनी विलेजेस, द स्टेट गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड सेंड रेस्क्यू टीम टू हेल्प अफेक्टेड पीपल। क्या कह रहा है, अगर इस बाढ़ से कई गांव मेरे ग्रस्त हुए हैं, यानी इस बाढ़ से कई गांवों पर, कई शहरों पर असर पड़ा है, तो हो सकता है कि जो अब स्टेट गवर्नमेंट है यानी कि जो राज्य सरकार है, वो इसमें कदम उठाए, वो रेस्क्यू टीम भेजे लोगों की मदद करने के लिए। बट इफ़ इट्स अ मैसिव फ्लड अफेक्टिंग वास्ट एरिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट may also come to help by sending relief supplies, the army, etc. क्या कह रहा है कि अगर लेकिन ये जो बाढ़ है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई, तो हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि जो केंद्र सरकार है, वो इसमें कदम उठाए, वो सेना भेजे,
जो राहत के लिए जो भी सप्लाईज भेजनी है उसको भेजे, बाकी सब चीज़ें। ठीक है दोस्तों, दीज आर द 3 लेवल अगेन, ये फिर से मेरी क्या हुई, 3 लेवल यानी 3 स्तर हुई। डोंट मिस आउट, many of our institute have a motto inspired by the wisdom of our ancient text। क्या कह रहा है कि कई हमारी जो इंस्टीट्यूशन है यानी कई जो हमारी संस्थाएं हैं उनके जो मोटोज होते हैं वो हमारे प्राचीन लेखों से इंस्पायर होते हैं, यानी उनमें जो उनके मोटो होते हैं, मोटो मतलब होता है नारे, यानी उन संस्थाओं के जो नारे होते हैं वो हमारी पुरानी टेक्स्ट से क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया भी हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोटो फॉर एग्जाम्पल इज सत्यमेव जयते, विच मीन्स ट्रूथ अलॉन्ग टर्म्स। जो भारतीय सरकार है उसका मोटो यानी उसका जो नारा है वो क्या है, वो है सत्यमेव जयते, जिसका मतलब क्या होता है, सत्य की हमेशा विजय होती है। द सुप्रीम कोर्ट मोटो इज या तो धर्मा सतातु जयः, और वेयर देयर इज अ धर्म देयर इज अ विक्ट्री। जो सुप्रीम कोर्ट का मोटो है वो क्या है, वो है या तो धर्मा सतातु जया, मतलब जहाँ पे धर्म है विजय वहीं पर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए, द टेबल ऑन द फेसिंग पेज प्रोवाइड इन समरी a general framework of the main functions of the government's 3 organ at national and state level। क्या कह रहा है कि भाई एक टेबल है हमारे पेज पर, इस टेबल की बात करें, इस वाले टेबल की, ठीक, ये जो आप टेबल देख रहे हो इसकी बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये हमको क्या देती है, एक जनरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा रही है कि जो मेन फंक्शंस होते हैं हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स के नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर, वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे जो 3 अंग हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और हमारे लेजिस्लेचर, इनके नेशनल और स्टेट लेवल पर इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उसका कह सकते हो एक जनरल फ्रेमवर्क हमको इस टेबल में देखने को मिलेगा। Their details include the precise role of the assemblies will be studied in greater depth in grade 7। क्या कह रहा है कि भाई उसकी डिटेल्स हम लोग क्लास 7 में यानी 7वीं कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो भाई सीधे हम लोग इस टेबल पर ही आते हैं। उससे पहले हमारे यहाँ पे लेट्स एक्सप्लोर में कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द टेबल 10.5, हाईलाइट द फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अफेक्ट योर लाइफ द मोस्ट। आपको टेबल 10.5 को स्टडी करना है। ठीक है, उन फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको हाईलाइट करना है जो कि आपको लगता है आपके लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। ठीक, तो चलो पहले टेबल स्टडी कर लेते हैं, बाद में इन क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक, चलो, तो भाई ऑल इंडिया में अगर हम जुडिशरी की बात करें तो पूरे देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं हिंदी में। ठीक, स्टेट लेवल पर होती है हाई कोर्ट। देखो जो कोर्ट होती है ना वो 3 कोर्ट होती है, पहली होती है मेरी लोअर कोर्ट, ठीक, उससे बड़ी होती है मेरी हाई कोर्ट, ठीक, और उससे बड़ी होती है मेरी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये होती है मेरी 3 कोर्टें। चलो लेजिस्लेचर की बात करें तो नेशनल लेवल पर 2 हाउस यानी 2 हमारी सभाएं होती, कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, स्टेट लेवल पर होती क्या, विधानसभा, क्या होती है, विधानसभा। 1 स्टेट असेंबली और विधानसभा क्या होती है, एक स्टेट असेंबली होती है या जिसको हम विधानसभा भी कहते हैं वो होती है। ठीक है, चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट, अब इसमें हम लोग देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भाई, एग्जीक्यूटिव जो होती है इनका नेतृत्व कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि मेरे क्या होते हैं, नॉमिनल हेड होते हैं। इनको हम लोग इंडियन आर्म्ड फोर्स का सुप्रीम कमांडर भी कहते हैं। मतलब जो भारत के सशस्त्र बल हैं, मतलब भारत की जो सेना वेना जो भी है आर्म फोर्सेस हैं, इनके हेड कौन होते हैं, इनके हेड होते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो मंत्रियों का जो पूरा समूह होता है ना, उसके हेड कौन होते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। समझे। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इनका नेतृत्व करता है कौन, गवर्नर। राज्य के कौन होते हैं, गवर्नर, हाईएस्ट ऑफिसर। अगर मैं बात करूँ किसी भी राज्य की, स्टेट की, तो होते हैं गवर्नर। ठीक है, जो कि नॉमिनल हेड होते हैं। और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं एग्जीक्यूटिव हेड, यानी कि काम कराने का काम किसका है, चीफ मिनिस्टर का है। ठीक, चलो अब अगर फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो भाई देखो, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, कम्युनिकेशन, करेंसी, इंटरस्टेट कॉमर्स, एजुकेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। ठीक है, मतलब देश की सुरक्षा, जो फॉरेन अफेयर हैं यानी विदेशों के साथ में, बाकी देशों के साथ में हमारे कैसे संबंध हैं,
जो एटॉमिक एनर्जी है, जो हमारे कम्युनिकेशन है यानी कि जो हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संपर्क, करेंसी यानी कि हमारा जो पैसा है, हमारी जो मुद्रा है, उससे जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं, इंटरस्टेट कॉमर्स, साथ ही में हमारा जो एजुकेशन है यानी कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो सब, और जो नेशनल पॉलिसीज़ होती है वो किसके अंडर आता है, वो आता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ठीक, ये होता है इनका काम। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये इसके अंदर आता है। जो भी लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है उसको सही से लगवाना, ये स्टेट गवर्नमेंट का ही काम है। पब्लिक हेल्थ स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। अच्छा, एजुकेशन जो है वो दोनों में ही आता है। ठीक है, एजुकेशन के लिए लॉ स्टेट भी बना सकती है, सेंट्रल भी बना सकती है, लेकिन अगर दोनों ने एक ही चीज़ के ऊपर लॉ बनाए हैं तो जो सेंट्रल के लॉ हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए जो लॉ हैं उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता है इस केस में। ठीक है, चलो, एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम होता है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, ये भी स्टेट के अंदर आती है। और लोकल गवर्नमेंट, इसको चलाना भी स्टेट गवर्नमेंट का ही काम होता है। ठीक, तो समझ गए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का काम क्या है, दोनों काम एक से हैं, बस सेंट्रल का जो है वो बड़े पैमाने पर है, स्टेट का है वो कम छोटे पैमाने पर है। ठीक है, और एक ये मेन पॉइंट दिमाग में रखना कि अगर कोई किसी एक चीज़ को लेकर लॉ बनाया है दोनों ने, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये होता है हमारा। चलिए, तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई टेबल को ऑब्जर्व करो और फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करो जो कि आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो भाई हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या करती है, एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा। और क्या इफेक्ट करती है, करेंसी, पैसा, भाई मुद्रा, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और साथ ही में एग्रीकल्चर का गया, हाँ ये रहा, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हमारी लाइफ को इफेक्ट करती हैं, कम्युनिकेशन, ये भी आ जाएगा इसी में। ठीक, तो भाई नेशनल पॉलिसीज़, ये भी आ जाएगा इसी में। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ को क्या करती है, इफेक्ट करती हैं। मैंने शायद इसका आंसर भी लिखा था, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ ये है, द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आर मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट योर डेली लाइफ, यानी कि वो फंक्शन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डेली लाइफ को जो ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं वो कौन कौन से होगा। पहला है स्टेट गवर्नमेंट का, जो कि है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, फिर है पब्लिक हेल्थ, फिर है एजुकेशन, फिर लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर और इरिगेशन। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट, कम्युनिकेशन, मतलब भाई बात करते हो, कॉल पे, इंटरनेट चलाते हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। एजुकेशन, डिफेंस, इंटरस्टेट कॉमर्स, ठीक, ये सारी चीज़ें। और साथ ही में इसमें और भी होना चाहिए, उसमें मैंने शायद और भी 2-3 पॉइंट बताए थे, वो भी इसमें ऐड कर लेना। ठीक, चलो, तो यहाँ पे वैसे मैं डिटेल में लिख दिया है, बट आप लोग को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। तो अगर आप चाहो तो इसको ना भी लिखोगे तब भी सही है, बस शॉर्ट में इतना लिख लो, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, तब भी काफ़ी है। ये नहीं भी लिखोगे तब भी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो, तो चलिए हम लोग वापस चलते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर, जो कि कहाँ पर है, कहाँ गया, तो ये था हमारी टेबल। ठीक है, और ये है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क 2 or 3 एडल्ट्स अबाउट देयर कनेक्शन और इंटरेक्शन विद गवर्नमेंट, एट व्हाट लेवल डज इट टेक प्लेस एंड फॉर व्हाट पर्पस। क्या कह रहा है कि भाई आपको 2 या 3 एडल्ट्स, यानी आपके घर के 2 या 3 जो बड़े लोग हैं, उनसे आपको बात करनी है। ठीक है, और उनसे पूछना है कि उनका जो कनेक्शन है या फिर कह सकते हो जो इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के साथ में, वो कैसा था, किस लेवल पे था और किस लिए था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सवाल आपको अपने घर के बोर्ड से करने होंगे। ठीक है दोस्तों, चलो, अच्छा वैसे टेबल समझ में आ गई ना। टेबल देखो बहुत ही ईजी है। ठीक है, टेबल ये मेरी बहुत ही ईजी है, बस मैं काम बांटे कि भाई किसका क्या काम है। ठीक, चलिए, तो दोस्तों अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को लेकर एक आर्टिकल है। ये इंडिया के एक बहुत ही महान व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बॉर्न इन अ हम्बल फैमिली इन रामेश्वरम, तमिलनाडु इन 1931, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बहुत ही साधारण परिवार में 1931 में हुआ था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज अ रेनाउंड साइंटिस्ट निकनेम द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के बहुत ही जाने माने मशहूर वैज्ञानिक हैं और इनका जो निकनेम था वो था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। फॉर हिज क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी,
इनको ये निकनेम किस लिए दिया गया था? इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करने में, इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने में और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने में इन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल करा था और इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्व्ड एज 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 टू 2007। डॉक्टर जो ये थे अब्दुल कलाम, ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 2002 से लेकर 2007 के बीच में काम करा है। डिस्पाइट हिज हाई स्टेटस, he remained deeply connected to the people and the youth in particular through his passion for good education and innovation। क्या कह रहा है? इनका स्टेटस तो बहुत हाई था, मतलब इनका जो ओहदा था वो तो बहुत ही हाई था। इसके बावजूद ये लोगों के साथ में, खासकर युवाओं के साथ में बहुत ही गहराई से जुड़े हुए थे। और ये कैसे जुड़े थे? इनका जो पैशन था एजुकेशन के प्रति, अच्छी शिक्षा के प्रति, इनोवेशन के प्रति, इस पैशन ने इनको हमारे देश के युवाओं के साथ में, हमारे देश के लोगों के साथ में बहुत गहराई से जोड़े रखा। ही इंस्पायर्ड मिलियंस विथ हिज ह्यूमिलिटी, डेडिकेशन टू सोशल कॉज एंड कमिटमेंट टू द नेशन। देश के प्रति अपने प्रेम, देश के प्रति इनका जो प्रेम था, ठीक है, जो सोशल कॉजेज यानी जो सामाजिक कारणों को से जुड़ा हुआ इन्होंने जो काम करा है, साथ ही में इनकी जो ह्यूमिलिटी थी, देखिए जिस सादगी के साथ में लोगों से बात करते थे, इस चीज़ को बहुत, मतलब ये जो चीज़ है यहाँ, इसने बहुत भारतीयों को इंस्पायर करा है। He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals। ये हमेशा बिना थके बिना रुके लगे रहते थे भारतीय युवाओं को इंस्पायर करने में कि वो बड़े सपने देखें और उन बड़े सपनों को करने के लिए कड़ी मेहनत करें। Dr. Kalam shows that even though his position as the President of India was nominal, he could play an important role impacting countless life। डॉक्टर कलाम ने हमको ये सिखाया कि भाई वैसे तो इनकी जो पोजीशन थी एज अ प्रेसिडेंट वो नॉमिनल थी, यानी कि नाम की थी, बट इन्होंने उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाया और कई अनगिनत जीवन पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। लेट अस मेडिटेट ऑन फ्यू ऑफ हिज इंस्पायरिंग थॉट्स। चलिए हम इनके कुछ इंस्पायरिंग थॉट्स पर नज़र डालते हैं, उस पर उनको थोड़ा समझते हैं। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट अलोन, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर अस टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आसमान को देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ में है, हमारा दोस्त है वो, और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जो बड़ा सपना देखने की और जो काम करने की जिनमें जज्बा है उनको बेस्ट देने का। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। अपने मिशन, अपने काम में कामयाब होने के लिए आपको अपने काम के प्रति क्या होना चाहिए? पूरी लगन होनी चाहिए। सिंगल माइंडेड मतलब आप एकदम लगे रहो अपने काम में। इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्या इस लाइन का मतलब? अगर आप कभी फेल होते हो तो कभी हार मत मानो, क्योंकि फेल की जो स्पेलिंग है FAIL, उसका मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने में ये आपका पहला अटेम्प्ट था। एंड इज़ नॉट एंड, अंत, यानी कि एंड जो वर्ड है वो कभी अंत नहीं होता। इनफैक्ट END मीन्स एफर्ट नेवर डाइस। END, ये जो एंड के जो ये स्पेलिंग है ना END, इसका मतलब क्या होता है? एफर्ट नेवर डाइस, यानी कि आप जो भी प्रयास कर रहे हो, जो भी प्रयत्न कर रहे हो, वो कभी मरेंगे नहीं। इफ़ यू get no as an answer, remember no means next opportunity। अगर आपको कभी भी उत्तर में नो यानी NO मिलता है तो इससे निराश मत हो, क्योंकि NO का मतलब नो क्या होता है? इसका मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगला मौका। सो लेट्स बी पॉजिटिव, तो हमेशा पॉजिटिव रहो। ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। बहुत ही अच्छी लाइन है। क्या कह रही है? सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपना वो है जो कि आपको सोने नहीं देती। इफ़ 4 थिंग्स आर फॉलोड, हैविंग अ ग्रेट एम, acquiring knowledge and hard work and perseverance, then anything can be achieved। क्या कह रहा है? अगर 4 चीज़ों को आप फॉलो करते हो, पहला आपका एम महान होना चाहिए, आपका लक्ष्य महान होना चाहिए, उसके लिए आप नॉलेज प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और उसमें लगे रहो, तो आप कभी भी, आप कुछ भी, मतलब आप कभी भी हार नहीं मानोगे, कभी आप हारोगे नहीं और आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा बोले हुए कुछ महान, मतलब उन्होंने बहुत सी महान शब्द बोले हैं, उनमें से 4-5 हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं।
आप चाहो तो उनका इंटरव्यू कुछ दे सकते हो। बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही कमाल के व्यक्ति थे, यकीन मानिए। आपको उनका अगर आपको इंटरव्यू देखते हो या फिर आप उनका कोई भी लेक्चर देखते हो तो आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग हमारे चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, तो अब हम लोग लोकतंत्र के बारे में सीखने वाले हैं। यू मे हैव नोटिस दैट वी अर्लियर मेंशन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। हो सकता है आपने चीज़ नोटिस करी हो कि हमने पहले रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल यानी लोगों का प्रतिनिधि इस टर्म का यूज़ करा है। दिस इज वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस अडॉप्टेड बाय मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है? ये जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल यानी लोगों का प्रतिनिधि, ये क्या है? ये फाउंडिंग स्टोन है हमारे कई सारे देशों का, ठीक, जहाँ पे जिन्होंने डेमोक्रेसी को क्या करा है? अडॉप्ट किया है, लिया है। द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम अ टू ग्रीक वर्ड, डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल और पावर। सो डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स द रूल ऑफ पीपल। क्या कह रहा है? जो ये शब्द है डेमोक्रेसी, ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटोस का मतलब होता है रूल या फिर पावर। ठीक, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल यानी लोगों का शासन। बट कैन ऑल पीपल एक्चुअली रूल? लेकिन क्या सारे लोग शासन कर सकते हैं? इट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल। सीधी सी बात है, यह संभव नहीं है। इमेजिन देयर इज ए प्रॉब्लम दैट योर क्लास वांट्स टू ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल। कल्पना करो कोई समस्या है जिसको कि तुम्हारी जो पूरी क्लास है वो प्रिंसिपल के सामने लाना चाहती है। मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद क्लासरूम, हो सकता है क्लासरूम के साथ में कुछ गड़बड़ हो, और विद द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, हो सकता है स्कूल की बिल्डिंग के साथ में कुछ गड़बड़ हो, और परहैप्स यू वुड लाइक टू प्रपोज अ सर्टेन डेट फॉर अ फील्ड ट्रिप, हो सकता है फील्ड ट्रिप के लिए कोई डेट देना चाहते हो। विल द एंटायर क्लास गो टू द प्रिंसिपल? क्या आपकी पूरी कक्षा यानी कि आपकी क्लास के सारे बच्चे प्रिंसिपल के पास में जाएंगे? नहीं। इट वुड क्लियरली नॉट बी प्रैक्टिकल, ये करना प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होगा। इन मैनी स्कूल्स यानी कई स्कूलों में क्लासेस हैव क्लास मॉनिटर और क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स। क्लासेस के क्या होते हैं? मॉनिटर्स होते हैं या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है। whom the whole class elected, जिसको कि पूरी कक्षा चुनती है। even if there is none, अगर कोई नहीं भी होता, one representative can be selected for a specific purpose, हम किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को, किसी एक प्रतिनिधि को किसी एक काम के लिए चुन सकते हैं। It will be enough to send the representative to the principal, इस प्रतिनिधि को प्रिंसिपल के पास भेजना काफी होगा। It is the same principle at the state और नेशनल लेवल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर यही सिद्धांत मेरा काम करता है। थ्रू इलेक्शन यानी निर्वाचन या चुनाव के द्वारा पीपल वोट फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग किसको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ दियर रिप्रेजेंट असेंबली, जो कि उनके रिप्रेजेंट असेंबली का क्या होता है? चुना हुआ यानी निर्वाचित सदस्य होता है। दे आर जनरली कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर शॉर्ट फॉर्म में एमएलए बोलते हैं। तो एमएलए कौन होता है? एमएलए वो व्यक्ति होता है जिसको आप वोट देके चुनते हो। ठीक है। एट अ स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे हम इनको बोलते हैं एमएलए, एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी एट द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पर इनको हम बोलते हैं एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑल दिस मेंबर्स डिस्कस लॉ, ये सारे सदस्य क्या करते हैं? जो लॉ है, कानून है, उस पर चर्चा करते हैं। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन इन द असेंबलीज एंड थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट्स ट्राई टू कन्विंस ईच अदर वेन एवर दे आर डिफरेंट देर आर डिफरेंट ओपिनियन। क्या कह रहे हैं? ये जो सदस्य होते हैं ये असेंबलीज के दौरान क्या करते हैं? जो कानून है उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है। जो परेशानियां उन पे चर्चा करते हैं, उसका क्या समाधान हो सकता है, इस पे चर्चा करते हैं। और डिबेट्स के थ्रू जो आपसे दूसरे विचार का व्यक्ति होता है उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। लाइक एनी मॉडर्न डेमोक्रेसी, देयरफॉर इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है। किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी की तरह इसमें मतलब सभी मॉडर्न डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है, और इसलिए जो इंडिया है ये भी क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी यानी कि ये हमारी एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। इट इज ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी विद सम 970 मिलियन वोटर्स इन 2024। क्या कह रहा है? ये दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र भी है। यहाँ पे 2024 में 970 मिलियन वोटर्स थे। इन प्रिंसिपल
ऑल इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। अगर हम प्रिंसिपल्स यानी कि अगर हम ऐसे बात करें तो कोई भी भारतीय जो 18 वर्ष से क्या है बड़ा है, उसके पास में अधिकार है कि वो चुनाव में भाग ले सकता है। इमेजिन दैट योर क्लास इज प्लानिंग टू गो टू अ पिकनिक। कल्पना करो आपकी जो क्लास है वो पिकनिक पे जाने का प्लान कर रही है। देयर आर टू पॉसिबल प्लेसेस, दो संभव जगह हैं जहाँ पे जाया जा सकता है। कौन कौन सी, ए और बी। द क्लास डिस्कसेस द प्रोज एंड कॉन्स, द डिस्टेंस, टाइम, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा। जो आपकी कक्षा है वो दोनों जगहों पे जाने के क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे उन पे बातचीत कर रही है, जैसे कि कितनी दूरी पड़ेगी, समय कितना आएगा, खर्चा कितना आएगा, फैसिलिटीज़ वहाँ पे है कि नहीं, इत्यादि। इट बिकेम डिफरेंट टू अराइव एट अ डिसीजन। किसी फैसले पे आना ऐसे केस में क्या है, थोड़ा कठिन हो जाता है। सो योर टीचर डिसाइडेड दैट वोटिंग कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपके टीचर डिसाइड करते हैं कि वोट करने से यानी कि चुनाव करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फेवर ऑफ प्लेस ए रेज दियर हैंड्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फेवर ऑफ प्लेस बी रेज दियर हैंड। पहले जो बच्चे प्लेस ए यानी जगह ए के फेवर में है वो हाथ उठाएंगे, फिर जो बच्चे जगह बी के फेवर में है वो हाथ उठाएंगे। द डिसीजन इज टेकन बाय विच एवर ऑप्शंस गेट अ लार्जर नंबर ऑफ रेज हैंड। फैसला इस हिसाब से लिया जाएगा कि कौन से ऑप्शन को ज़्यादा लोगों ने चुना है, मतलब किस पे लोगों ने ज़्यादा हाथ उठाए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वोटिंग। यही जो प्रक्रिया होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, निर्वाचन, जिसको हम लोग चुनाव भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं वोटिंग। ठीक है दोस्तों, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये क्या है, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का केस है। वेयर एवरी स्टूडेंट ओपिनियंस वॉज टेकन टू फाइनलाइज द प्लेस, जहाँ पे हर बच्चे का जो ओपिनियन है उसको लिया गया था प्लेस यानी जगह को फाइनलाइज करने के लिए। ठीक, द टर्म ग्रासरूट डेमोक्रेसी रिफर्स टू द सिस्टम दैट इनेबल्स एंड encourage the participation of ordinary citizens, the base of the pyramid we saw in figure 10.4 on page 155. In such a system, the citizens can have a say in decisions which affect them. क्या कह रहा है, जो टर्म है ग्रास रूट डेमोक्रेसी वो ऐसे ही सिस्टम को रेफर करता है जहाँ पे जो आम साधारण नागरिक है उसको भी इनकरेज किया जाता है कि वो फैसलों में क्या करे, जो फैसले उसको अफेक्ट करते हैं उसमें क्या करे, उसमें वो भाग ले। ठीक है, उसके पास अधिकार है कि वो उस पर सवाल उठा सके, उस पर काम कर सके। ठीक, जो हमने पेज 155 पे इमेज देखी थी उसमें पिरामिड का जो लास्ट वाला बेस है वो इसी चीज़ के लिए है। वी विल स्टडी मोर फर्दर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स एंड ऑल्सो लेटर ग्रेड। हम लोग भारतीय डेमोक्रेसी के बारे में अगले 2 चैप्टर्स में और साथ में आगे क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर खत्म। ठीक है दोस्तों, छोटा चैप्टर था। अब इसका क्वेश्चन आंसर है, बट उससे पहले चलो इसके ये पढ़ लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन, यानी कि समरी टाइप का होता है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक, नो कंट्री कैन रन विदाउट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट। कोई भी देश बिना सरकार और बिना गवर्नेंस के नहीं चल सकता। आ मॉडर्न गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स। कोई भी जो हमारी आधुनिक यानी कोई भी हमारी जो मॉडर्न सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी विच नीड्स टू वर्क टुगेदर। 3 अंग कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनको कि साथ में काम करना होता है। द इंडियन गवर्नमेंट फंक्शन एट 3 लेवल्स। जो भारतीय सरकार है वो 3 स्तरों पे काम करती है, सेंट्रल और नेशनल, स्टेट एंड लोकल। क्या है भाई, सेंट्रल केंद्रीय सरकार या फिर जिसको आप राष्ट्रीय स्तर भी कह सकते हो उस पर काम करती है, राज्य स्तर पे काम करती है और स्थानीय स्तर पे काम करती है। डेमोक्रेसी इज द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिस्टम। इट फंक्शंस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ एट स्टेट एंड नेशनल लेवल। क्या कह रहा है, हमारा जो सिस्टम है इसका जो कह सकते हो फ्रेमवर्क है वो क्या है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है। ठीक, ये कैसे फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा, यानी कि हम अपने जो प्रतिनिधि है उसको चुनते हैं किस पे, राष्ट्र और राज्य दोनों स्तर पे। मतलब आप राष्ट्रीय स्तर पे भी अपने प्रतिनिधि को चुनते हो और राज्य स्तर पे भी अपने प्रतिनिधि को चुनते हो। चलो अब आ गए क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेस्ट योरसेल्फ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या कह रहा है भाई, डेमोक्रेसी क्या होता है इसका अर्थ बताओ, साथ ही में डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इसके बारे में बताओ। ठीक, तो भाई डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र।
ठीक है, जहाँ पे लोगों द्वारा जो वो है सरकार वो बनाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पे डेमोक्रेसी के दो टाइप दिए हुए हैं, एक है डायरेक्ट, एक है रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो आपके क्लास का एग्जाम्पल था कि भाई कौन बच्चा किधर जाना चाहता है, पिकनिक ए पिकनिक बी वाला, है कि नहीं, ए प्लेस बी प्लेस के लिए हाथ उठाओ, ये था डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल वो था जहाँ पे आप किसी एक व्यक्ति को चुन के प्रिंसिपल के पास में भेज रहे थे किसी डिस्कशन के लिए। ठीक है, यही है इसका आंसर। चलो, तो इसके आंसर्स हैं, एक सेकेंड, ये रहा इसका आंसर। तो पहले वाले का ये है आंसर। डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपल derived from Greek word demos, people, and kratos, power. It refers to the system of governance where the people have ultimate power. क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र हमारा ग्रीक शब्द से बना है, दो ग्रीक शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का मतलब होता है लोग और क्रेटोस का मतलब होता है पावर, यानी कि शक्ति। इसका मतलब क्या है, ऐसी सरकार जहाँ पे लोगों के पास में शक्ति हो। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सारे जो सिटीजन्स होते हैं वो डायरेक्टली फैसला लेने में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और ये जो प्रतिनिधि है ये उनके बिहाफ पर फैसला लेने में उनकी मदद करता है। इंडिया जो है ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का क्या है, एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे लोग जो है वो प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, यह है इसका आंसर। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उस पर चलते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्या कह रहा है, रिकॉल द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट आर दियर डिफरेंट रोल्स। जो 3 अंग हैं सरकार के वो क्या क्या हैं, उनके अलग अलग किरदार क्या हैं। तो भाई 3 अंगों पर हम लोग फिर से चर्चा करते हैं। तो 3 अंग सरकार के क्या क्या थे, तो वो 3 अंग थे, एक सेकंड रुकिए। द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर, जो 3 अंग थे वो थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। लेजिस्लेचर क्या होता है, जो कि लॉज को बनाता है। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट जो है वो नेशनल लेवल पर और विधानसभा स्टेट लेवल पर काम करती है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, जो कि बनाए हुए नियमों को क्या करता है, लागू कराता है। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और बाकी ऑफिशियल जैसे कि पुलिस आते हैं। जुडिशरी का मतलब होता है विधायिका, ये बनाए हुए कानूनों को इंटरप्रेट करती है, उनका अर्थ निकालती है, साथ ही में ये चीज़ सुनिश्चित करती है कि न्याय सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये रहा, वाई डू वी नीड 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। हमें 3 टियर गवर्नमेंट क्यों चाहिए, मतलब हमें 3 स्तर पर सरकार क्यों चाहिए। ठीक है, तो 3 स्तर पर हमको सरकार क्यों चाहिए, ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, समझा है। इसका ये रहा आंसर। द 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, अलाउज गवर्नेंस एट डिफरेंट लेवल। यानी जो ये 3 स्तर होता है सरकार का, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय, इससे जो सरकार जो काम करती है, यानी कि जो सरकार का काम है, गवर्नेंस का जो काम है, ये अलग अलग लेवल पर सही से हो पाता है। ठीक, इससे जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको लोकल गवर्नमेंट सॉल्व करती है, स्टेट लेवल के इश्यूज़ को स्टेट गवर्नमेंट करेगी और नेशनल लेवल के इश्यूज़ को नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इस सिस्टम से क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है वो सही से टैकल की जाती है और सही लेवल पे उसको सॉल्व कर दिया जाता है, जिससे किसी भी देश में जो सरकार चलाने की, कह सकते हो जो देश को चलाने की जो एफिशिएंसी है वो बेटर होती है और फैसले जल्दी जल्दी लिए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, रुको देख लेता हूँ क्वेश्चन 4 की अलग से फोटो है क्या, कोई नहीं है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक, प्रोजेक्ट का टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है, मैनी ऑफ यू विल रिमेंबर दैट लॉकडाउन दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। क्या कह रहा है, कई आप में से कईयों को याद होगा वो लॉकडाउन जो कि कोविड-19 के टाइम पे हुआ था। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी एक्शन दैट वर टेकन एट दैट टाइम। सभी उन कामों की लिस्ट बनाओ जो कि उस समय किए गए थे। विच टियर ऑफ गवर्नमेंट वर इन्वॉल्व इन मैनेजिंग सिचुएशंस, जो सिचुएशंस थी उसको मैनेज करने के लिए कौन से टियर की गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करा था। व्हाट वाज द रोल ऑफ ईच ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, और सरकार के अलग अलग ऑर्गन का उसमें क्या क्या काम था, मतलब अलग अलग अंग का क्या क्या काम था। तो ये आपका टॉपिक है, इस पर आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आपके टीचर कहते हैं तो बना के क्लास में, स्कूल में सबमिट कर दो, अगर नहीं कहते तो प्रोजेक्ट बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अगर आप थोड़ी बहुत रिसर्च भी कर लेते हो इस टॉपिक के ऊपर तो ये भी आपके लिए इनफ होगी। ठीक है दोस्तों, चलो तो ये था मेरा पूरा चैप्टर। उम्मीद करता हूँ ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में इस चैप्टर को पढ़ने में आपको मज़ा भी आया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।